हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। दोस्तों देख लेते हैं, साइंस में फिजिक्स पार्ट चल रहा था, जिसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर क्लियर कर रहे थे पांचवा, यानी ऊर्जा के स्रोत। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था किस तरीके से उत्तम ईंधन होते हैं और जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं तापीय विद्युत संयंत्र किस तरीके से होते हैं, यानी उनसे विद्युत उत्पादन किस तरीके से की जाती है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, तापीय तापीय विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं तापीय विद्युत संयंत्र में क्या क्या होता है, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो लो दोस्तों, यह संयंत्र यह संयंत्र विद्युत उत्पादन के यह संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए यह संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है। इसमें विशाल मात्रा में इसमें विशाल मात्रा में इसमें विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन को विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन को दहन करके जीवाश्म ईंधन को दहन करके जल उबाल कर भाप बनाते हैं जल उबालकर भाप को बनाते हैं। फिर भाप से एक टरबाइन को फिर भाप से एक टरबाइन को फिर भाप से एक टरबाइन को घुमाते हैं एक टरबाइन को घुमाते हैं जिसके कारण डायनमो की गति से जिसके कारण डायनमो की गति से जिसके कारण डायनमो की गति से विद्युत उत्पन्न होती है विद्युत उत्पन्न होती है विद्युत उत्पन्न होती है। बहुत से तापीय संयंत्र बहुत से तापीय संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्र तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं स्थापित किए गए हैं स्थापित किए गए हैं क्योंकि समान दूरी तक समान दूरी तक क्योंकि समान दूरी तक कोयले एवं पेट्रोल की
समान दूरी तक कोयले एवं पेट्रोल की तुलना में परिवहन की दृष्टि से विद्युत संरक्षण अधिक सुगम होता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, एक गट्टर टाइप का बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, गोबर गैस यानी जीवाश्म ईंधन को भर देते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, एक टरबाइन मशीन को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब उससे भाप बनती है, जब उसमें गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, तो वो भाप के द्वारा क्या होता है, टरबाइन मशीन जो है वो घूमने लगती है और उसी टरबाइन मशीन से एक डायनेमो को सेट कर देते हैं। जो डायनेमो घूमता है तो उसी से विद्युत उत्पादन होती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जल विद्युत संयंत्र किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र के बाद अगला टॉपिक है जल विद्युत संयंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अगला टॉपिक दिया गया है जल विद्युत संयंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जल विद्युत संयंत्र में किस तरीके से मशीन को बनाते हैं और किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं जल विद्युत संयंत्र में जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन को घूमने के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बहता हुआ पानी अथवा किसी ऊंचाई पर संचित जल, यानी दोस्तों क्या होता है, अथवा किसी ऊंचाई पर संचित जल को माना जाता है। इस बहते हुए पानी अथवा ऊंचाई पर संचित जल से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसके कारण डायनेमो
डायनमो से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। डायनमो से दोस्तों क्या होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों के बहाव को नदियों के बहाव को नदियों के बहाव को रोककर नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में बड़े जलाशयों में बड़े जलाशयों में जल संचित करने के लिए जलाशयों में जल संचित करने के लिए जल संचित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा क्योंकि यह ऊर्जा क्योंकि यह ऊर्जा सामान्यतः क्योंकि यह ऊर्जा सामान्यतः बहुत कम खर्चे में बहुत कम खर्चे में उत्पन्न होती है। बहुत कम खर्चे में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों क्या करते हैं? नदियों में बांध बना लेते हैं और उसमें जल को एकत्रित कर लेते हैं और उसके नीचे दोस्तों एक संयंत्र लगाया जाता है जिसमें एक नली लगी होती है और उस पाइपलाइन के द्वारा उस एक जो संयंत्र होता है दोस्तों जिसे टरबाइन मशीन बोलते हैं, उस टरबाइन मशीन पर पानी तेजी से ऊपर से छोड़ा जाता है जिसके कारण टरबाइन मशीन दोस्तों घूमने लगती है और उसी के शाफ्ट से एक डायनमो जोड़ देते हैं तो डायनमो भी घूमने लगता है जिससे डायनमो के द्वारा विद्युत उत्पादन होने लगती है। तो दोस्तों नदियों में बांध बनाकर जल के द्वारा विद्युत को हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। वो विधि दोस्तों कौन सी कहलाती है? वो विधि कहलाती है जल विद्युत संयंत्र, यानी जल विद्युत संयंत्र के द्वारा हम लोग जल से विद्युत को उत्पादन कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है, मुख्य पॉइंट। तो दोस्तों पहला पॉइंट देख लेते हैं, बांध के ऊपरी भाग से। तो लिखेंगे दोस्तों बांध के ऊपरी भाग से बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के निकट स्थापित टरबाइन के ब्लेड पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। मुक्त रूप से गिराया जाता है।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है टरबाइन के ब्लेड पर टरबाइन के ब्लड पर दोस्तों ये जो ब्लड लिखा, ब्लड का मतलब होता है ब्लेड, और उसमें इस तरीके की एक घुंडी नुमा चीज़ें बनी होती हैं। यानी एक टरबाइन मशीन होती है, उसमें इस तरीके से एक घुंडी नुमा चीज़ें बनी होती हैं, वो जल जैसे गिरता है वो घूमने लगती हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके का बना होता है। तो इस तरीके का दोस्तों एक शाफ्ट बना होता है, यहाँ से इस तरीके की एक, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की टरबाइन होती है। अब दोस्तों यहाँ इस तरीके से इसमें जोड़ देते हैं, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, और ये ऐसे हो जाता है। दोस्तों जब ये लगता है, जब इसके ऊपर पानी गिराया जाता है तो ये इस तरीके से घूमने लगता है। उसी के द्वारा ये शाफ्ट लगी होती है और ये शाफ्ट भी घूमने लगती है, जिससे क्या होता है, ये डायनमो से सेट होती है, डायनमो घूमने लगता है तो उससे विद्युत उत्पादन होता है। दोस्तों ये जो लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं ब्लड या ब्लेड। दोस्तों इन्हें बोला जाता है ब्लड या ब्लेड। तो इस तरीके की एक टरबाइन मशीन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ये क्या है, यह है टरबाइन। टरबाइन, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ब्लड के टरबाइन पर गिरते हुए जल की गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा से ब्लड घूर्णन गति करने लगते हैं। ये जो ब्लेड होते हैं दोस्तों, ब्लड घूर्णन गति करने लगते हैं, घूर्णन गति करने लगते हैं, ब्लड घूर्णन गति करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अगला दोस्तों। अगले पॉइंट में क्या होता है, टरबाइन की घूर्णन गति से टरबाइन की घूर्णन गति से घूर्णन गति से डायनमो की शाफ्ट घूमने लगती है। डायनमो की शाफ्ट घूमने लगती है। जब दोस्तों ये डायनमो की शाफ्ट लगी होती है, जब इस पर पानी गिराया जाता है तो ये घूमने लगती है, तो इसी के द्वारा ये शाफ्ट जुड़ी होती है। तो ये शाफ्ट भी क्या होती है, ये भी घूमने लगती है, घूमने लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार डायनमो के द्वारा इस प्रकार डायनमो के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है। ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला इसका बिंदु क्या होगा। तो दोस्तों पहला इसका बिंदु होगा नाभिकीय। नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय विखंडन को कैडमियम की छड़ें कैडमियम की छड़ें कैडमियम की छड़ें नियंत्रित करती हैं। कैडमियम की छड़ें नियंत्रित करती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट।
किसी नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में लगभग 191.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है, और इन्हीं के द्वारा जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो इनमें से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों सौर ऊर्जा में क्या था, हमने देखा था कि सौर ऊर्जा में किस तरीके से खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा में जो कुकर होता है उसके अंदर का टेम्परेचर दोस्तों जो होता है वो देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सौर कुकर, सौर कुकर के अंदर, सौर कुकर के अंदर का ताप, अंदर का ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश, उत्पन्न करने वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, डेनमार्क है, डेनमार्क है। दोस्तों डेनमार्क में क्या है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं और वहाँ पर पवन ऊर्जा के द्वारा सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन की जाती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। दोस्तों पवन की चाल क्या होनी चाहिए, तो पवन की चाल देख लेते हैं। पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए पवन की चाल लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यानी कितनी दोस्तों हवा चलनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा सदैव चलनी चाहिए। अब दोस्तों क्या है, जैव गैस में क्या होता है दोस्तों, जो मीथेन होती है, मीथेन जो जहाँ से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग बायोगैस बनाते हैं, गोबर गैस इसे बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं, बायोगैस में, बायोगैस में लगभग 75 से 70% दोस्तों, 75 या 70 दोनों दे देते हैं, तो यहाँ पर 70 मान लेते हैं। लगभग 70% मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस होती है। बायोगैस में लगभग दोस्तों कितनी होती है, 70% मीथेन गैस होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, दोस्तों जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो देख लेते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, भारत पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में विश्व का, विश्व का 5वां देश है, 5वां देश है। दोस्तों विश्व के 5वें स्थान पर है जहां भारत में
पवन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी किसी न किसी रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जो सोलर पैनल बने होते हैं। सोलर पैनल या सौर सेल जिन्हें बोलते हैं दोस्तों, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। यानी सोलर पैनल या सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं महासागरों में 2 किलोमीटर अंदर, दोस्तों महासागरों में क्या होता है? 2 किलोमीटर अंदर जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों जो महासागर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गहराई में जल होता है, तो दोस्तों जब हम लोग 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जो जल का टेम्परेचर है वो होता है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं काकरा पार जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में है। गुजरात में है दोस्तों। काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। और कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, क्या लिख लेते हैं दोस्तों? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। और आइए दोस्तों देख लेते हैं तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। आइए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं सरदार सरोवर बांध, जहाँ से दोस्तों विद्युत बनाई जाती है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी। अब आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरौरा में है। कहाँ पे दोस्तों? नरौरा। नरौरा, नरौरा में स्थित है। नरौरा में स्थित है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फाइनल कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में राणा प्रताप नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय
विद्युत संयंत्र स्थापित है। स्थापित है। तो दोस्तों देख लेते हैं, राजस्थान में कौन सा संयंत्र है? राणा प्रताप संयंत्र, यानी राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, क्योंकि दोस्तों राणा प्रताप का संबंध किससे था? राजस्थान से था। तो इस वजह से ये इसका आंसर यानी है राजस्थान में राणा प्रताप नाभिकीय विद्युत संयंत्र। याद करने के लिए दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि राणा प्रताप का संबंध राजस्थान से था, तो इस वजह से हम लोग याद रखेंगे कि राणा प्रताप राजस्थान, और इसका आंसर जहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसे सही करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो पांचवा चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत, दोस्तों सारे ऊर्जा के स्रोत के जो मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु थे दोस्तों वो भी हमने देख लिए हैं, और इसके मुख्य मुख्य जो हेडिंगें थी, जो परिभाषाएं थी, जो डेफिनेशंस थी दोस्तों, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। दोस्तों आप लोग इनको आसानी से एकदम इनके नोट बना लेना, और एक बार जो ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए गए दोस्तों ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन वन वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में इसका जब ऑब्जेक्टिव को टेस्ट होगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अब इस पांचवें चैप्टर के दोस्तों टेस्ट में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में। उससे पहले टेस्ट करेंगे, टेस्ट के पहले दोस्तों बाद में हम लोग टेस्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो दोस्तों चैप्टर होगा 15वां, यानी उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों यानी हमारा पर्यावरण, किस तरीके से पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पर्यावरण किस तरीके से दूषित हो रहा है, ये चीज़ें दोस्तों समझेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।